पिछले कुछ क्लासों में हम लोग ये तो जान चुके हैं कि हमारा जो संविधान बनने वाला था, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, उसके लिए क्या क्या हमारे सामने परेशानियाँ, यानी कि हमारे सामने क्या क्या परेशानियाँ थे। साथ ही साथ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कहाँ कहाँ से हम लोगों ने आइडिया लिया, है ना। जैसे हमने कहा था कि हमने आइडिया कहाँ कहाँ से लिया था, अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूशन से लिया था, है ना, क्योंकि हमारे लोग भी वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, तो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करके जो कुछ हमने सीखा हम अपने संविधान में उसको डाल दिए। दूसरी बात हमने कहाँ से सीखा था, अलग अलग कंट्री से, है ना। हमारे लीडर्स ने अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ों का सबक लिया, वहाँ से फिर उनको मालूम चला कि ये चीज़ भी हमारे संविधान में होना चाहिए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ डाल दिया गया, है ना। इसीलिए आज जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का खिताब यदि किसी को मिला हुआ है तो भारत को मिला हुआ है, क्योंकि हमारे पास पूरे वर्ल्ड का मिक्सचर है, वही संविधान हमारा है, ठीक ना। लेकिन अब आपके सामने बात आता है कि आखिर ये संविधान को बनाया किसने, संविधान को बनाया किसने। योगदान तो सबका था, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ये क्या था समझते हैं आज इसी को। आज हमारा टॉपिक भी इसी के बारे में है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना। जानते हैं क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप इसको समझ भी सकते हैं अपने से। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस सिंपल सी बात है। संविधान किसी एक या दो इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है। अच्छा, आज तक आप लोग क्या जानते हैं कि संविधान किसके द्वारा लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गलत बात है। आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सा कैसा स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं। हम लोगों को तो बचपन से पढ़ाया गया कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। ये जो आपका मिसकंसेप्शन है, जो आपने सीखा है, ये आपको मात्र 5 मिनट देना होगा, उसके बाद फिर ये आपका भरम भी टूट जाएगा, ठीक है। बस 5 मिनट, क्योंकि इसी टॉपिक में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लेकिन हाँ, यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये सीखा कि यहाँ से ये समझा पहले पॉइंट से कि जो हमारा संविधान बन रहा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा निर्माण हो रहा था, तो वो बना कौन रहा था? ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि इलेक्टेड थे, जिसको चुना गया था। समझ रहे बात को? और वो जो ग्रुप था उसी को क्या कहा गया? असेंबली कहा गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली। असेंबली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जिनको कि इलेक्ट किया गया था, ठीक ना। और इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल को हमने क्या कह दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कह दिया। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल में जो भी लोग होंगे उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिया संविधान को बनाने में। किसी ने अंग्रेज़ों के इंस्टीट्यूशन से एक्सपीरियंस को गेन करके डाल दिया, किसी ने फ्रांस के आइडिया को डाल दिया, किसी ने ब्रिटेन के आइडिया को डाल दिया, किसी ने यूएसए के आइडिया को डाल दिया, है ना। यानी कि सभी का योगदान यहाँ पे बराबर था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है मालूम चल गया? ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको कि इलेक्ट किया गया था, और वही लोग आपस में मिलकर संविधान का निर्माण कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं फिर। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था, जो चुनाव हुआ था कि कौन कौन लोग आएंगे इसमें, कौन कौन लोग संविधान को बनाने में अपना योगदान देंगे, वो इलेक्शन हुआ था आपका 1946, वो भी जुलाई में, ठीक है। आगे, इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इलेक्शन कब हुआ? जुलाई 1946। और इलेक्शन होने के बाद पहली बार मीटिंग कब हुआ? दिसंबर 1946 में। यानी कि जुलाई में इलेक्शन हुआ और दिसंबर में मीटिंग हो गया। अब इस मीटिंग में क्या कहा गया होगा? इस मीटिंग में मेनली ये कहा गया होगा कि देखो भाई, अब हमारा जो देश है वो आज़ाद होने के बहुत ही कगार पे है, क्योंकि उस समय से अंग्रेज जो है ना धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल रहे थे। तो हम लोगों को लगा था कि अब हमारा जो देश है वो आज़ाद होने वाला है। तो जब मीटिंग हुआ तो इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया होगा, इसमें तो नहीं लिखा है कि क्या डिसीजन लिया गया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, चूँकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग अभी घुसे हुए हैं, तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे लोग ये डिसीजन ले रहे होंगे कि आने वाले भारत का संविधान कैसा होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बात हो रहा है 1946 का, और हमको आज़ादी कब मिला? 1947 में, है ना। तो आज़ादी से पहले का ये बात हो रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे इसलिए बात हो रहा है ना, आपको लग रहा होगा कि सर देश तो आज़ाद हुआ नहीं है, फिर भी क्यों संविधान का बात कर रहा है ये लोग? क्योंकि उस समय पे ऐसा अनुभव हम लोगों को होने लगा था, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ से उनका जो बोरिया बिस्तर है ना वो बांध के जा रहे थे। उनका जो है
अपने देश की ओर मूवमेंट करना शुरू हो चुका था। तो हमको लगा था कि अब चल जाएगा, तो लेकिन हाँ फाइनली हमारा जो देश आज़ाद हुआ डिक्लेयर वो 15 अगस्त 1947 को हो गया। ठीक है ना, कोई एक डेट तो चाहिए था ना, तभी तो भारत के इतिहास में जाना जाएगा कि भारत को आज़ादी कब मिला। कोई एक डेट चाहिए था, तो डेट हम लोगों ने वो वाला चुन लिया, है ना। लेकिन आगे बढ़ते हैं। और तो पहला मीटिंग कब हुआ? दिसंबर 1946 में हुआ। लेकिन जस्ट इसके बाद, तुरंत इसके बाद, सून आफ्टर, जस्ट इसके बाद, मीटिंग के बाद, द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद देश जो है पाकिस्तान और इंडिया में बट गया। ठीक है, अब इसके सामने अब फिर से नया समस्या कुछ आएगा। जब संविधान, जब देश बट रहा है तो क्या समस्या आया, देखिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले बन चुका था। कब बन चुका था? इलेक्शन हुआ जुलाई 1946 में, पहला मीटिंग हो गया दिसंबर 1946 में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बन चुका था। बनने के बाद, यानी कि मीटिंग के जस्ट बाद क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। अब जब यह बंटवारा हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी बंटवारा हो गया। दो अलग अलग हिस्सों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बट गया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो जो लोग इलेक्टेड थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान की ओर चले गए बंटवारा होने के बाद, और बहुत सारे लोग ऐसे इलेक्टेड थे जो कि भारत में ही रह गए। उनको लगा कि हमको भारत में रहना है तो भारत में रह लिए वो लोग। चलिए आगे, तो देश बटा तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बट गया। आगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। देखो, आज तक जो आप जानते थे लेकिन अभी नहीं बताएंगे, 2 मिनट और। भारत का संविधान किसी एक या दो इंसान ने नहीं लिखा, पूरे के पूरे 299 मेंबर ने मिल के लिखा। मोटा मोटी 300 कह लीजिए आप, राउंड फिगर 300 के आसपास लोगों ने अपना योगदान दिया भारत के संविधान को लिखने में। सोचो, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या था? अभी भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आ रहा है ना? बस 2 मिनट और, आपके इस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भारत के, जो भारत का संविधान लिखा जा रहा था? क्योंकि 2 बंटवारा हो चुका था, कुछ लोग उधर चले गए पाकिस्तान में, कुछ लोग इधर बच गए। तो इधर जो बचे वो 299 मेंबर इधर बचे, और सभी ने मिलकर अपना योगदान वहाँ पे दे दिया संविधान को लिखने में। आगे, द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन on 26 November 1949, but it came into effect on January 26, 1950। संविधान बन के रेडी हो चुका था, हम लोगों ने अपना लिया था संविधान को कि यही हमारा संविधान होगा। भारत सरकार का उस पर मुहर भी लग चुका था, सबका जिसका साइन वाइन करना था सब कुछ, वो मतलब कि रेडी था पूरी तरीके से हमारा संविधान बन के। कब बन के रेडी हो चुका था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन वो एग्जिस्टेंस में कब आया, इस्तेमाल उसका कब से होने लगा? 26 जनवरी 1950 को। कुछ समय लगा होगा, हो सकता है कि उसको कुछ सिस्टम को और थोड़ा सा बेहतर होने दिया होंगे वो लोग, है ना। तो याद रखिएगा ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कौन सा क्या? ये सुनिए पहले, 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा रेडी हो चुका था, लेकिन ये इस्तेमाल कब होना शुरू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसके बीच में मतलब क्या? नहीं, कुछ नहीं था इसके बीच में। रूल था, मतलब भारत सरकार तो था ही ना, जैसे पहले कांग्रेस था, कांग्रेस का तो रूल तो यहाँ था ही। तो इसके बीच में ऐसा नहीं समझना कि संविधान तो लागू था ही नहीं तो फिर यहाँ पे सिस्टम कैसे चल रहा था, नहीं, वैसा नहीं है। वो उस समय पे हमारा देश उतना अभी पूरा एकदम लड़बड़ाया हुआ नहीं था कि अपना देश चला नहीं सकता है। कांग्रेस थे उस समय पे, समझ गए? कांग्रेस भी हमारा बहुत लीडिंग पार्टी था उस समय पे। तो जो गैप आप देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में जो हल्का फुल्का आपको गैप नजर आ रहा है, तो ऐसा नहीं समझना है कि इस बीच में सरकार नहीं था। यहाँ पे सरकार था, कांग्रेस का यहाँ पे मेनली रोल था, है ना, कांग्रेस पार्टी का। तो 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया, और उस समय से लेकर आज तक लागू है। ठीक है, और आगे, टू मार्क दिस डे, इसी डे इस 26 जनवरी 1950 को यादगार बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हर एक साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो याद रखिएगा 26
जनवरी को जो आप झंडा फहराते हैं वो केवल और केवल आपका रिपब्लिक डे है, मतलब कि उस दिन हमारा भारत के लिए एक नया संविधान रेडी होके लागू हो चुका था, ठीक है। लेकिन जो आप 15 अगस्त मनाते हैं उस दिन हमारा भारत कहा जाता है कि आज़ाद हुआ था। वो भी आजाद पानी। हाँ, जा रहे थे अंग्रेज, लेकिन कोई एक डेट चाहिए था हमको, तो हम लोगों ने डेट रख दिया 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, हमारा संविधान कैसे लिखा गया, कुछ लोग पाकिस्तान में कैसे चले गए, कुछ लोग भारत में कैसे रह गए, है ना। और 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था, इसी डेट के लिए। अब आपके मन में फिर भी अभी सवाल अटका हुआ होगा कि सर आपने भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं बताया, है ना। बस आप बताएंगे, देखिए। लेकिन इसको बताने के लिए ना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सुनिए पहले ध्यान से। क्वेश्चन ये है, आपके बुक में भी है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 70 ईयर्स अगो। आपके बुक में, हाँ आपके बुक में 50 होगा, थोड़ा सा उस वो अपडेट नहीं हुआ है अभी। किसी के बुक में 50 है, किसी के बुक में 60 होगा। लेकिन आज के दौर में यदि देखा जाए, आज से यदि आप अनुमान लगाएंगे, यदि आप जोड़ लीजिए खुद भी, हमारा संविधान बन के रेडी कब था, 1949 में। लागू कब हुआ, 1950 में। तो आज टोटल ईयर्स कितना हुआ हमारे संविधान को, लगभग 72 ईयर्स हो गया, लगभग 70 मान लीजिए आप राउंड फिगर करके। उसमें 50 दिया होगा, हाँ आपके बुक में अलग अलग होगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर लिया आपके लिए, एक बिल्कुल अप टू डेट लिख दिया है ना, 70 ईयर्स। तो सवाल ये है कि हम आखिर आज के दौर में संविधान लिखा गया हमारा आज से 70 साल पहले, फिर भी आज हम लोग उसको मान रहे हैं। क्यों ऐसा है, क्यों माने हम 70 साल पुराने संविधान को, क्या आज नया नहीं बना सकते हैं क्या। सवाल ही पूछा गया एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी हम लोगों से सवाल पूछ रहा है कि आप अभी भी 70 साल के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मान रहे हैं। क्या आपके पास कोई ठोस रीजन है, रीजन है, रीजन है, क्या रीजन है, देखिए अब इसी के बारे में हम लोग कर लेते हैं क्या करके। 70 साल या मतलब क्या हुआ, 7 डिकेड्स, है ना। एक डिकेड में 10 साल होता है, तो 7 डिकेड मतलब 70 साल। हालांकि 72 साल हो गया, लेकिन आप मोटा मोटी 70 साल मान लीजिए। सवाल क्या है, चलिए एक मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें कितना बड़ा है, नहीं तो हमको फिर इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, लंबा है थोड़ा सा, अलग वीडियो बना देते हैं। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं आप लोग को, समझने में, समझ में आया यहाँ तक, जल्दी बोलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आपका जो कन्फ्यूजन है ना वो हम दूर कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ आगे मिलेगा, है ना। वो जो हमने कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में वो आगे मिलेगा, लेकिन फिर भी यहीं पे आपका कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं, ठीक ना। देखिए हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान को लिखा, लेकिन ये गलत बात है। गलत बात इसलिए है क्योंकि केवल और केवल अभी तुरंत आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर ने मिल के लिखा, सभी का आइडिया उसमें था। लेकिन फिर भी हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम इसलिए हमेशा लेते हैं क्योंकि उस कमिटी का, जिसको कि जिम्मेदारी दिया गया था संविधान लिखने का, उस कमिटी का हेड था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यही बस फर्क है। हाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। देखिए यदि आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाए, हालांकि अभी तो आपको मालूम चल गया कि किसके द्वारा संविधान लिखा गया, है ना। यदि आपके सामने ऑप्शन आता है, मान लीजिए कि हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आपके सामने ऑप्शन आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहला में, दूसरा में आता है 299 मेंबर्स, तीसरा में आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और तीसरा में आता है नॉन ऑफ द एबव, तो आप किसको टिक करेंगे। नहीं, भीमराव अंबेडकर को मत टिक कीजिएगा, 299 मेंबर को कीजिएगा। अभी आप क्लास 9 में जान गए ना कि 299 मेंबर ने लिखा था, लेकिन ये चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप टिक करते कब तक, क्लास 8 तक, क्योंकि क्लास 8 तक ये चीज़ उतना खुल के एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है। लेकिन यदि क्लास 9th में आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, और आपके सामने इस प्रकार का 3-4 ऑप्शन दे दे, तो आपको लगाना है टिक 299 मेंबर में। लेकिन हाँ एक बात आप ये भी जान लीजिए कि उस 299 मेंबर का जो हेड था, जो कमांड अपने संभाले हुए था, देखभाल कर रहा था, वो था हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ गया बात। लेकिन हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी कॉन्स्टिट्यूशन में
हिस्सेदारी कम नहीं है, बड़े पढ़े लिखे इंसान है वो, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है वो। इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बार मेंबर्स ने मिलके वहाँ पे ऐसा आइडिया दिया जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये ठीक नहीं लग रहा, इसको बदल दो या फिर इसमें सुधार कर दो। तो जो पूरा देख रेख का काम था वो किसके अंडर में हो रहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में हो रहा था, उसके निगरानी में हो रहा था। और उसको हेड इसलिए बनाया गया ना क्योंकि वो उस समय के फिलहाल उस समय के पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। पूरा आइडिया उनके पास था, डिग्री उनके पास भरमार है। इनके पास वो डिग्री इतना सारा है ना कि हमको खुद नहीं मालूम है। बस इतना मालूम है कि डॉक्टर का डिग्री इनके पास एक है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारा डिग्री है इनके पास। हमको उतना याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन आपको कभी मौका मिले ना तो आप गूगल एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। हम भी अभी कंफ्यूज है क्योंकि हमको भी नहीं याद है एग्जैक्ट डिग्री कितना है। कम से कम हमको इतना याद है कि 5 से 6 डिग्री इनके पास है, वो भी हल्का फल्का नहीं है, एकदम बहुत हाई लेवल का। तो इसीलिए इनको हेड बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगले वाले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन हमारे पास था उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए थैंक यू।